अच्छा, आपने अभी जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, सहाफ़ियों ने, मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उनका प्रोपेगेंडा काउंटर किया। अब एक और चीज़ मगरबी मीडिया से जो हम ने पहले बात की कि वो अटेंशन नहीं मिली, वो जो माजी में उनको शायद तवज्जो दी जाती थी वो नहीं मिली, और इस चीज़ पे भी बड़ी उनको तकलीफ़ ज़रूर है। लेकिन इस पे भी ज़रा रोशनी डालिए। आपने जैसे कनाडा का जिक्र किया, जस्टिन ट्रूडो, उनका बयान हमारे सामने है कि जी हमारे पास एविडेंस है उनके रॉ के मुलव्वस होने के, कैनेडियन शहरी मारा जाता है, अमेरिका में कोशिश होती है। सो जब फाइव आइज कंट्रीज़ जो अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क एक बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में चला रहे हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही होती है, उनके पास एविडेंस हैं जगह जगह कि जी रॉ एक असैसिन्स का नेटवर्क चलाता है, किलिंग नेटवर्क चलाता है, तो उसके बाद तो ये बनता ही था कि मगरबी मीडिया तक भी वो चीज़ें पहुंचती, या कोई और वजह है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण जाधव है। ने जो इंटरनेशनल कोर्ट में भी इस केस को परसू किया, आज हमारी कस्टडी में बंद है। तो पूरी दुनिया को पता है कि वो यहाँ क्या कर रहा था, टेररिज्म की एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा था। तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो ये रॉ एक नेटवर्क चलाता है असैसिन्स का, वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। और देखिए, उसकी कल्मिनेशन पॉइंट अब आया ना, जी। कि जब ये एस्केलेशन हुई, तो मुझे बताइए किधर गई है रॉ जिसने इतने बड़े बड़े दावे किए थे और इतने इतने बड़े ऑपरेशन के दावे किए थे। अब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, नैरेटिव फ्रंट पे बुरी तरह पिट चुका है इंडिया, और इतनी बुरी तरह पिटा है कि अब उनको समझ नहीं आ रही, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंडिया के लिए, जब उन्होंने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बैन करने पे आ गए हैं, या मेरे फोन पे अब मैसेजेस और कॉल्स का स्पैम करने पे आ गए हैं, प्राइम तो ये मिनिस्टर का क्या? भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी यूट्यूब चैनल बैन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल, काकूल की तकरीर हजम नहीं हुई इनको। द वे आर प्राइम मिनिस्टर स्पोक, एंड ही स्पोक विद रिजॉल्व लाइक अ ट्रू स्टेट्समैन, एंड ही गेव देम ए माउथ ब्रेकिंग रिप्लाई। तो बस वो फिर प्राइम मिनिस्टर से इनको तकलीफ तो है, तो उन्होंने उनका भी और उनका इंस्टा भी ब्लॉक कर दिया। मैं समझ रहा था कि सिर्फ यूट्यूब ब्लॉक हुआ है। तो अच्छा, अब इंस्टाग्राम पे अब हो गया। हमारा हमारा प्राइम मिनिस्टर वेल ड्रेस्ड आदमी है, और वो बड़े कॉन्शियस है इस बारे में। तो इनको मेरा ख्याल है, इनको नहीं पता कि इंस्टा पे बयानिया नहीं बनता, इंस्टा पे तो स्टाइलिश पिक्चर्स लगती हैं। तो इनको वो भी हजम नहीं हो रहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक वेल ड्रेस्ड और एक बड़ा आर्टिकुलेट शख्स है। तो वो उन्होंने इनका इंस्टा भी बंद कर दिया। सही। जब ये सारा ये 22 अप्रैल को हुआ है, पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक ऐसे टाइम पे हुआ है जब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वहाँ पे मौजूद थे अपनी भारतीय नजाद बीवी के हमरा, और इंडियन मीडिया ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था कि जी जेडी वेंस ससुराल आए हुए अपने बच्चों के साथ नाना नानी से मिलने, छुट्टियां मनाने के लिए, और ये वो जेडी वेंस हैं जो ज़ेलेंस्की को, दीगर यूरोपीय ममालिक के सरबराहान को आड़े हाथों ले चुके हैं। बट दिस इज़ हाउ दे पोर्ट्रेट जेडी वेंस इन इंडिया। उस वक्त ये ऑपरेशन होता है, उस वक्त ये इंसिडेंट होता है। अब मुझे ये बताइए कि जो उसके बाद अमरीकी सरबराहान के बयानात आए हैं, शुरू हम कर लेते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से कि जी वो कश्मीर को चलें, 1000 साल उन्होंने पुराना मसला कह दिया, बट कहा कि बोथ कंट्रीज विल सॉर्ट दिस आउट। क्या रिस्पॉन्स क्या है वहाँ से? क्या आपको लगता है कि जी कोई सीरियसनेस है, या मोदी के ही बयानियों को बाय किया जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई कि दोनों ममालिक हमारे करीब हैं, और दोनों को उन्होंने कहा कि आप रिस्ट्रेंट शो करें, अमन यहाँ पे कायम हो, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये चीज़ फेवर की है। और पाकिस्तान ने अपना पॉइंट प्रूव किया है कि हम दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन स्टेट हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया किया, जी। उसको अप्रीहेंड करने में, वॉर ऑन टेरर में जो पाकिस्तान के एफर्ट्स हैं, उसको अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ सफारती महाज पे भी भारत को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रहा था, ठीक। और पाकिस्तान को बिल्कुल एक बराबरी की सतह पे ट्रीट किया गया है। तो भारत को तो कहा जाता था बहुत बड़ी मार्केट है जी, बड़े इनके इनरोड्स हैं जी, बड़े लिंकेजेस हैं जी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, सफारती महाज पे भी पाकिस्तान बहुत हद तक कामयाब रहा है, और इसका हमें बड़ा फायदा होगा आगे आने वाले दिनों में कि नैरेटिव और डिप्लोमेटिक दोनों फ्रंट पाकिस्तान ने इंडिया को जो है वो बहुत बर्तरी से हराया है। ठीक। अच्छा, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे याद कराया सबको कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते साथ ही वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, उस वक्त
ऑब्वियसली इंडियन मीडिया के रिएक्शन से लग रहा था कि ये बात कितनी बुरी लगी है, कितनी चुभी है। फिर उसके बाद यही ट्रंप जो अपने पहले टेन्योर के अंदर पाकिस्तान के F-16 जहाज़ों का मेंटेनेंस फंड जो है रोक चुके थे, वो एड रोक चुके थे, वो इन्होंने अपने सेकेंड टेन्योर में आते साथ ही बहाल कर दी। वो भी हजम नहीं हुई, उस पर भी रिएक्शन बहुत सख्त आया इंडिया का। लेकिन अभी एक और चीज़ भी चल रही है कि जो चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर है उसमें वो चाइना के मुकाबले में लाके खड़ा करना चाहता है भारत को। तो क्या एक ये वजह बन सकती है आगे चल के भी कि भारत जो कुछ भी कर रहा हो एविडेंस होने के बावजूद अमेरिका उस पर आंखें बंद कर ले? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे एस्केलेशन हो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज जितनी हैं उनका यही बनता है कि दोनों को तलकीन करें कि जी थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन करें, चीज़ों को आगे लेके चलें, इसका कोई हल निकलना चाहिए। तो आई थिंक उनकी अप्रोच हमेशा पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड बियॉन्ड होती है। और हर मुल्क की ख्वाहिश होती है। चाइना ने पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया है, जी। टर्की की तरफ से इंकरेजिंग स्टेटमेंट्स आई हैं। उनके जो एक पार्लियामेंटेरियन अली शाहीन, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, हमेशा कश्मीर पे वो बात करते हैं। अजरबैजान की तरफ से बड़ा अच्छा वो आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान को फिलहाल पाकिस्तान इज़ वेरी कंफर्टेबल और उनको बड़ी अच्छे तरीके से ममालिक ने जो है वो उनके स्टांस को बाय किया है पाकिस्तान के, जिसमें पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से कहा है कि भी एविडेंस है तो लाओ, और इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं है दिखाने को। बट मिनिस्टर साहब एक चीज़ ऑब्वियसली जैसे आपने शुरू में ही कह दिया था कि चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो या इंडस वाटर्स ट्रीटी को ख़त्म करना या उसको तब्दील करना या उसे जान छुड़ाना यहाँ पर मकसूद हो, आप इस तरीके से आसानी से एविडेंस दिए बगैर निकल नहीं सकते। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए पानी और किसी भी मुल्क के लिए, किसी मुल्क के भी आवाम के लिए लाइफलाइन है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। एंड स्ट्रेंजली इसको इंडिया एज अ टूल यूज़ कर रहा है, वॉर टूल के तौर पे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो काफ़ी हैं या कुछ और करने की ज़रूरत है? मज़ीद डिप्लोमेटिक टूल्स क्या एम्प्लॉय किए जा सकते हैं हमारी तरफ से? तो आपने अच्छा कि ये सवाल किया। कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड में हमारे जा रहे हैं डेलीगेशंस, और इंटरनेशनल जो फोरा है, जी। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम, उधर जा रहे हैं ठीक और है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएंगे, एविडेंसेस के साथ जाएंगे अपना केस जो है वो प्लीड करने के लिए। तो वो भी स्पेशल डेलीगेशन तश्कील दिए गए हैं। तो उस फ्रंट पे भी बहुत तेज़ी है, और एज अ स्पेशल मेजर हमारे बहुत सीनियर लोग इसमें जाएंगे, और कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर विच मैटर, और जहाँ पे इंटरनेशनल फोरम्स हैं विच मैटर, वहाँ पे जाके पाकिस्तान के केस को अच्छी तरह एडवोकेट करेंगे कि पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट है टेररिज्म में, और टेररिज्म को काउंटर करने में पाकिस्तान का किरदार है। 90,000 लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आज भी हम टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब एक पाकिस्तानी शहीद होता है वो अपने मुल्क का दिफा कर रहा होता है, मगर वो आलमी अमन के लिए भी काम कर रहा होता है। ठीक। दुनिया में पीस को इंश्योर करने के लिए भी वो अपनी जान का नजराना पेश कर रहा होता है। वी आर अ वॉल बिटवीन टेररिस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये हम जो जंग लड़ रहे हैं, ये हमारी जंग तो है ही है हमारी सर्वाइवल की, बट ये पूरी दुनिया के लिए भी एक पूरी दुनिया में अमन के लिए एक काविश है हमारी। ठीक। अभी हम जो इंडस वाटर्स ट्रीटी पे बात कर रहे थे, ये हमारे यहाँ एक और डिबेट शुरू हुई इस सारे मामले के बाद से, और वो डैम्स की बात है। हम हमेशा देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद, जब ऑब्वियसली इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हों, जब पीक सीज़न हो, स्पेशली मई के बाद से कुछ महीने, तो वो पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ देता है। हमारी फसलें तबाह होती हैं, ज़रई ज़मीन जो है वो तबाह होती है, और ये हम बहुत अरसे से देखते चले आ रहे हैं। अब वो कहता है, क्लेम करता है कि जी वही पानी वो रोक देगा, बंद कर देगा, विच ऑब्वियसली प्रैक्टिकली इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि माजी का रिकॉर्ड हमें कुछ और बताता है। लेकिन क्या पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि वो अपने रिजर्वॉयर्स पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे मजीद काम करे? देखिए, पाकिस्तान का आपको पता है कि ऑलरेडी दियामिर भाषा डैम, उसकी कंप्लीशन है 2029-2030 तक, और उस पर बड़ा भरपूर काम हो रहा है। उस पर चाइनीज फंडिंग भी है। उसकी लैंड एक्विजिशन भी नवाज शरीफ साहब के दौर में कंप्लीट हुई। उसकी डैम कंस्ट्रक्शन वाला मामला चल रहा है। तो पाकिस्तान तो अपने प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड भी करता रहता है, वो चाहे तरबेला हो, वो चाहे नीलम झेलम वाला मामला हो। पीएम 2 दफा नीलम झेलम जी। गए और उन्होंने देखा कि वो ये प्रोजेक्ट कैसे आगे चल रहा है। तो पाकिस्तान के पास बड़ी कैपेसिटी है और पाकिस्तान ये काम करता रहता है। बट यू सी, इंडस वाटर ट्रीटी का नेचर और है। उसमें दरिया भारत को मिले थे, 3 पाकिस्तान को मिले थे। बिल्कुल। अब
उसके मुताबिक वाटर का डिस्चार्ज और इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज और बाकी मामलात वो बड़े क्लियर हैं। और ये भी क्लियर है कि यूनिलैटरली भारत इसको नहीं रिसेंड या रिवोक या टर्मिनेट कर कर सकता। सकता, बिल्कुल। भारत ने जो एकतरफा तौर पे इसको सस्पेंड करने की कोशिश की, लीगली देयर केस इज वेरी वीक। जब ये किसी भी फोरम पे जाएगा तो भारत की पोजीशन मुझे एज अ लीगल पर्सन और एज समवन हु स्टडीड पब्लिक जी, इंटरनेशनल लॉ मुझे डिफेंडेबल नहीं रखती पोजीशन। ठीक। अच्छा, लॉ की चलें अभी बात हो ही रही है, तो अगर हम माजी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट्स की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अगर हम आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, सो जो कुछ इज़राइल कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, उस पे उनके अपने वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत उनके एक सीनियर वज़ीर के अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए, उनको क्रिमिनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस सूरत हाल को इस इंडिया की सूरत हाल के साथ कंपेयर करें, क्योंकि इस वक्त इंडिया खुद क्लेम ये करता है कि जी 22 अप्रैल हमारा 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पे हमला किया था, 22 अप्रैल हमारा 7 अक्टूबर है, यानी वो खुद को इस वक्त इजराइल समझ रहा है और पाकिस्तान को फ़लस्तीन समझ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट्स के अपने डिसीजंस हैं जिन पे अमल नहीं होता, तो क्या इंडिया को भी लगता है कि जी ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, ऑलरेडी एक मिसाल मौजूद है, या नेतन्याहू को किसी ने नहीं पूछा, सो वी कैन ऑल्सो गो स्कॉट फ्री? देखिए, एक तो फलस्तीनी अवाम के साथ, फलस्तीन के कॉज के साथ हमारा पूरा, वी आर कमिटेड टू दैट कॉज। जी। हम तो ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने जेनोसाइड किया है, वॉर क्राइम्स किए हैं, एंड ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये हम डरके की चोट पे कहते हैं हर फोरम के ऊपर। मगर पाकिस्तान की सिचुएशन डिफरेंट है। आई नो। इंडिया ने जब भी अटैक किया है, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके जहाज भी गिराए हैं, और अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा उनको धूल चटाई है। तो देखिए, ये तो बड़ी एक अजीब सा कंपैरिजन है, मैं इस कंपैरिजन से एग्री नहीं करता। और मैं ये समझ, भारत की खामख्याली है कि वो पाकिस्तान में कोई भी पेनिट्रेट कर जाएगा या इंग्रेस कर जाएगा। आके देखें तो सही, हमारी फौज तैयार बैठी है, एयरफोर्स तैयार बैठी है, नेवी तैयार बैठी है। कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो इनको बिल्कुल ऐसा रिस्पॉन्स बिफिटिंग और डिसाइसिव मिलेगा कि दोबारा उठ सकेंगे। वो तो अपने राफेल तैयारों का बहुत चर्चा कर रहे हैं, उनका मीडिया आप देखें, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के पास तो ऐसे जहाज ही नहीं तैयारे है। डिटेल्स आपसे हम इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स शेयर करेंगे। हम्म। तो इनकी इतनी कैपेसिटी होती तो ये मारना खाते 2019 में। और अभी भी इनकी जरूरत नहीं है। उस रात मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हमारे पास डिटेल्स थी, जी, तो उसके बाद क्राइसिस अवर्ट हुआ। बिल्कुल। बट ये बहुत डरपोक लोग हैं, ये इतनी जरूरत करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो मुंह की खाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक। अभी आपने जैसे कहा कि उनकी तरफ से ये कंपैरिजन करना बड़ा गलत है, सही नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपको ये एक्सट्रीमिस्ट नज़र आते हैं, वो आरएसएस का, बीजेपी का एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव नज़र आता है, वहीं पर आपको वो ज़ायनिस्ट नैरेटिव भी साथ साथ चलता हुआ नज़र आता है। अभी हमारे लंदन में हाई कमीशन के ऊपर जब हमला करने की कोशिश कर रहे थे या परचम को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ही मौजूद नहीं थे, उनका साथ देने वाले कहीं ना कहीं आपको इजरायली ज़ायनिस्ट ज़रूर नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नजर आते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से जो है वो वीक किया जाए। पाकिस्तान इंशाल्लाह इज हियर टू स्टे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, वो कायद आजम का फरमान था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। जी। तो पाकिस्तान तो इंशाल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहेगा। 27वीं रमजान की शब मार्च वजूद में आया था। तो पाकिस्तान को कई दफा आजमाया गया, और पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तान पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो ये भारत की खाम ख्याली है कि ऐसी कोलायंस बिल्ड करके वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। भारत पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकता। और मैली आंख से देखने की जिसकी कोशिश है, या पाकिस्तान के ऊपर कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश है, इट विल बी मेट विद ब्रूट फोर्स। ठीक। और हमारे यहाँ फिर उन लोगों के लिए भी ये जो दो कौमी नज़रिए पर उंगलियां या सवाल उठाया बिल्कुल, करते अल्लाह थे भला करे और आप। कहते थे कि जनाब नहीं, ये तो बनना ही नहीं चाहिए था, आज वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती, हमें एक ही रहना चाहिए था। देखिए, मैं समझता हूं कि दो कौमी नजरिया दिन ब दिन उसको तकवीत मिल रही है, वो स्ट्रांग हो रहा है। और हम जो कुछ है पाकिस्तान की वजह से हैं, जो वहां के मुसलमानों का हाल है, जो वहां के सिखों का हाल है। मैं ये समझता हूं कि हमें अल्लाह ताला ने ये एक जो पाक वतन दिया है, ये मुल्क खुदादाद, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और फख्र होना चाहिए। और मैं तो देखिए, इस जान भी हाजिर है इस वतन के लिए, कि जिसने हमें सब कुछ दिया, पहचान दी,
एंड वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। तो दो कौमी नजरिया सही था, सही है और ता क्यामत सही